हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस स्थापना वीडियो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी इस स्थापना वीडियो सीरीज़ में हम आप सभी लोगों के साथ जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं और उन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज़ को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये स्थापना सीरीज़ के पीछे हम लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बिफोर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो हमारी आने वाली एग्जामिनेशन है, उससे पहले हम जनरल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट माइक्रो टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर लें, सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिक्स को पिक करें और रिवाइज कर लें। और हमारी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटीज़ जो हैं, उन स्किल्स को भी हम लोग बेहतर करते जाएं, बेटर करते जाएं, जिससे कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट और फोकस्ड हो जाए। ठीक है, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ जियोमॉर्फिक फोर्सेस। सो जियोमॉर्फिक फोर्सेस दोस्तों हमारी ज्योग्राफी के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमें प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट सच क्वेश्चंस कैन बी इजीली सॉल्व्ड इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम अगर हमारा जियोमॉर्फिक फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और हमारे जितनी हमारी रिविजन है अबाउट दिस टॉपिक वो हमने अच्छे से कर रखी है। तो इस चलिए सेशन में सबसे पहले हम लोग जियोमॉर्फिक फोर्सेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दैट सिविल स्टैप हैज ब्रॉट मेनी एक्साइटिंग कोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू एस्पिरेंट्स, जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप एक बार चेक करते हैं तो वहां आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे जिससे आपको और जानकारी मिल सकती है हमारे कोर्सेज के बारे में। और इसी के साथ हमारा आपका कोई डाउट है, आपके जो क्वेरीज हैं उनकी रेजोल्यूशन के लिए हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी टुडेज टॉपिक दैट इज जियोमॉर्फिक फोर्सेस। तो जियोमॉर्फिक फोर्सेस सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या होती हैं। जियोमॉर्फिक फोर्सेस आर सर्टेन फोर्सेस और प्रोसेसेस जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर बनने वाले डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को बनने में मदद करती हैं। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को, फोल्ड माउंटेन्स को, ब्लॉक माउंटेन्स को बनने में और उनकी शेप अप करने में, उनको शेप देने में मदद करती हैं। बहुत सारी हमारी जो ऐसी फोर्सेज हैं वो एंडोजेनिक होती हैं और कुछ फोर्सेज हमारी एक्सोजेनिक होती हैं। तो जब भी आप लैंड के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर यानी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर किसी भी तरीके का लैंड फॉर्म देखते हैं, कोई प्लेटू आपको दिख रहा है, कोई आपको माउंटेन रेंज, कोई रिवर वैली और डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल रीजन्स हैं, ये सारे जो अलग अलग तरीके के फीचर्स हैं, इन फीचर्स की डेवलपमेंट के पीछे किसका हाथ होता है? हमारी जियोमॉर्फिक फोर्सेस का। तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जियोमॉर्फिक फोर्सेस का मतलब पता हो और जो अलग अलग तरीके की फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के बारे में हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्कुल जो है फिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले जियोमॉर्फिक फोर्सेस को हम दो तरीकों से डिवाइड करते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक का मतलब क्या है? सर्टन फोर्सेस एंड सर्टन प्रोसेसेस, कुछ ऐसे हमारे फोर्सेस हैं, प्रोसेसेस हैं जो कि अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। अर्थ के अंदर से मतलब कि फ्रॉम बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के और डीप पार्ट्स में हम जाते हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ हम जाते हैं तो हमें पता है कि अर्थ का एक कोर है, अर्थ की एक मैंटल है और मैंटल के ऊपर अर्थ का क्रस्ट है। तो क्रस्ट के नीचे से आने वाली जो भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस को बोलते हैं हम एंडोजेनिक। एंडोजेनिक मतलब इन प्लस जेनिक का मतलब होता है उनकी इंसेप्शन होना, उनकी प्रोडक्शन होना। सो अर्थ के इंटीरियर से जो फोर्सेस बाहर निकल के क्रस्ट को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, क्रस्ट को प्रभावित कर रही हैं, उनको हम बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस। फिर आती है हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी हैं? जो क्रस्ट के ऊपर से, अबव द क्रस्ट और ओवर द क्रस्ट जो फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, राइट। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ योर जियोमॉर्फिक फोर्सेस। तो सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेस की बात करेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस कैन बी ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप्स, स्लो फोर्सेस और स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स। और ये नाम सुन के ही आपको पता चल जा रहा है कि इन फोर्सेस के बीच में डिफरेंस क्या है। कुछ फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट होंगी वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत छोटे टाइम के अंदर बहुत तेजी से ऑपरेट करती हैं और अर्थ की क्रस्ट को मॉडिफाई करके ये फोर्सेस जो हैं अपना काम पूरा करती हैं। किस तरीके के फोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं? जैसे कि वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक्स। वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक्स को हम बोलते हैं सिज्मिसिटी। सो वोल्केनोस
एंड योर अर्थक्वेक्स, बहुत छोटे टाइम के लिए इनका जो प्रभाव होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं तो कुछ मिनटों के लिए अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो कुछ घंटों के लिए वोल्केनिक इरप्शन होता है। लेकिन इन दोनों फोर्सेस से क्रस्ट को काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस होता है अर्थक्वेक्स और वोल्केनिज्म की वजह से। और क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बहुत छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में काम करती हैं, इनको हम बोलते हैं सडन मूवमेंट्स और कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस। राइट, कैटास्ट्रॉफिक मतलब जो फोर्सेस बहुत छोटे टाइम के अंदर अपना काम जो है पूरा करती हैं। कुछ फोर्सेस जो हैं वो स्लो मूवमेंट्स कर रही हैं, इनको हम बोलते हैं डायास्ट्रोफिज्म, विच दीज फोर्सेस दे एक्ट ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों लाखों साल तक ये फोर्सेस जो हैं कंसिस्टेंटली काम करती हैं और अर्थ के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको शेप करती हैं। अब अगर मैंने सडन मूवमेंट्स की बात की तो वहां में हमने देख लिया वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। इसी तरीके से स्लो मूवमेंट से कौन सी हमारी लैंडफॉर्म्स बनेंगे? सबसे पहले स्लो मूवमेंट्स दे कैन बी वर्टिकल और दे कैन बी हॉरिजॉन्टल। अर्थ के क्रस्ट की कुछ मूवमेंट जो हैं वो वर्टिकल मूवमेंट्स हो सकती हैं, यानी कि अपराइजिंग और डाउनफॉलिंग। अपराइजिंग डाउनफॉलिंग की जो दो मूवमेंट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज एपिरोजेनिक फोर्सेस और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस। कुछ क्रस्ट के जो हिस्से हैं वो ऊपर उठे हुए हैं, इस वजह से वो ओशंस के अंदर सबमर्ज नहीं है और उनको हम कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। कुछ अर्थ के क्रस्ट के हिस्से ऐसे हैं जो कि नीचे की तरफ अर्थ के सेंटर की तरफ सब्सिडाइज्ड हैं और वहां हम बोलते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है अर्थ की क्रस्ट की, और ये सारे हिस्से जो हैं ओशन से कवर्ड हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट कैन बी आइदर अपवर्ड और कैन बी डाउनवर्ड। ये हो गई हमारी वर्टिकल अर्थ की मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अर्थ की जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम बोलेंगे ओरोजेनिक प्रोसेसेस। ओरोजेनिक मींस माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस, बिकॉज इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से बहुत सारे माउंटेन रेंजेस, चाहे वो फोल्ड माउंटेन रेंजेस हो, ब्लॉक माउंटेन रेंजेस हो, उनकी फॉर्मेशन होती है। अगर फोर्स कंप्रेशन की है, that the horizontal movement of crust is in the opposite direction and in the converging shape, तो हम इसको बोलते हैं forces of compression। यानी कि दो तरफ से जो क्रस्ट के हिस्से हैं वो एक दूसरे में कोलाइड कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन है। इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरी तरफ फोर्सेस ऑफ टेंशन भी हैं। किसी जगह पर क्रस्ट का जो हिस्सा है वो हो सकता है ब्रेक अपार्ट हो रहा हो, टूट रहा हो, और दोनों अर्थ क्रस्ट के जो हिस्से हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे फोर्सेज ऑफ टेंशन, जिनसे फॉल्ट माउंटेन्स या ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस के अलग अलग टाइप्स हैं। आपको जियोमॉर्फिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जो है, मैं मानता हूं अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार अगर आपने जियोमॉर्फिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो अब आपको ये सारी टेबल को याद करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की। दीज आर सर्टन फोर्सेस विच आर ओरिजिनेटिंग अबव द क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर से ओरिजिनेट होने वाली फोर्सेस हैं, एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक वेदरिंग, इरोजन और डेपोजिशन। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की वजह से, रनिंग वाटर की वजह से जो क्रस्ट में तब्दीली आती है, क्रस्ट में चेंजेस होते हैं, वो होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की वजह से। सो एनी काइंड ऑफ एक्सोजेनिक फोर्स, दिस एक्सोजेनिक फोर्स इज आइदर ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कहाँ से आ रहा है? सन की एनर्जी से आ रहा है। सनलाइट से टेम्परेचर अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो चेंज होता है। इसी तरीके से दूसरे एजेंट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो रनिंग वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, ग्लेशियर्स हों, वेव्स करंट्स हों, विंड्स हों, एनिमल्स हों, एनिमल्स विच इंक्लूड ह्यूमंस ऑल्सो, प्लांट्स हों जो कि अपनी प्रोसेसेस से अर्थ की क्रस्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? प्लांट्स की रूट्स होती हैं जो अर्थ की क्रस्ट के रॉक्स के अंदर पेनेट्रेट करके रॉक्स को तोड़ने का काम करती हैं। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जो क्रस्ट के ऊपर से ओरिजिनेट होते हैं, चाहे वो बायोटिक प्रोसेसेस हों, एनिमल्स एंड प्लांट्स की वजह से हों, चाहे केमिकल प्रोसेसेस हों, वाटर या दूसरी एटमॉस्फेयर की गैसेस की वजह से हों, या फिर टेम्परेचर, जो सन से आने वाला टेम्परेचर है उसकी वजह से जो भी फोर्सेज हों, उनको हम बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। सो दिस इज द एंटायर टेबल ऑफ योर जियोमॉर्फिक फोर्सेस, और अगर हम कैटेगराइज करके इनको स्टडी करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें पेपर में किस तरीके से काम आएगी, तो देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हमको पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्स? एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्स का क्या मतलब हुआ? ऐसी फोर्स जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर से, इंटीरियर से आए। सो अगर क्रस्ट के अंदर से कोई भी फोर्स जनरेट होती है वो हमारी एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्स होगी। अब कौन सी फोर्सेस एंडोजेनिक हैं? आप ऑप्शंस को देखेंगे, वेदरिंग, मास मूवमेंट, सेस्मिसिटी और ऑल ऑफ द अबव।
वेदरिंग की अगर हम बात करते हैं, वेदरिंग हैपन्स ड्यू टू टेम्परेचर, हमने अभी देखा वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, ऑल दीज थिंग्स दे आर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस, और इट इज बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर और अदर एजेंट्स ऑफ इरोजन, जैसे कि विंड है, ग्लेशियर्स हैं, सी वेव्स हैं। ठीक है, इसी के साथ एनिमल्स यानी बायोटिक फैक्टर्स की वजह से भी हमारी वेदरिंग जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। सो एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्स तो बिल्कुल नहीं है वेदरिंग। मास मूवमेंट की बात करें तो मास मूवमेंट इज जस्ट लाइक योर लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस जो आते हैं हिली रीजन्स में, माउंटेनस रीजन्स में, जहां पर बहुत सारे सब्सटेंसेस ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ डाउन फॉल करते हैं, गिरते हैं, तो ये भी हमारी मास मूवमेंट है। इट इज नॉट ऑल्सो एन एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्स। देन कम सेस्मिसिटी। सेस्मिसिटी का मतलब है अर्थक्वेक्स, और अर्थक्वेक्स जो आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स की जो इंसिडेंस हो रहा है, अकरेंस हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक फोर्सेस। क्रस्ट के अंदर होने वाले डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से, उतार चढ़ावों की वजह से हमारी सेस्मिक फोर्सेस जनरेट होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है दोस्तों, अगर आपको जियोमॉर्फिक फोर्सेस की डिफरेंट टाइप्स और उनमें डिफरेंसेस क्लियर हैं, तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए, बात करते हैं सडन प्रोसेसेस की, जिसमें सबसे पहले हम लोग अर्थक्वेक की बात करेंगे। इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अर्थक्वेक का मतलब है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ऑसिलेशंस होना या वाइब्रेशन होना, जो कि अर्थ की क्रस्ट पे बने हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, चाहे वो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हों या मैन मेड स्ट्रक्चर्स हों, उनको तो डैमेज करने का काम करता है। इसी के साथ अगर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा सिवियर हैं तो उससे हमारी क्रस्ट की डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। सुनामीज जैसे जो दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी जनरेशन भी हो सकती है। तो अर्थक्वेक्स कैसे जनरेट होते हैं? जब भी अर्थ की क्रस्ट के अंदर एनर्जी किसी पॉइंट पे रिलीज होती है तो उससे जो है सिस्मिसिटी जनरेट होती है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज जनरेटेड, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस क्या है? फोकस आपको ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्रस्ट के नीचे वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर हुए किसी प्रोसेस की वजह से, जहां पर अर्थ की क्रस्ट में हुए किसी भी इंसिडेंट की वजह से एनर्जी जनरेट हुई और अर्थक्वेक आया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस के जस्ट अबव क्रस्ट की सरफेस पे, यानी कि क्रस्ट का जो अपर मोस्ट पार्ट है जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, उसको हम सरफेस बोलते हैं। सरफेस पे वो पॉइंट जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर हो उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अगर कभी आप न्यूज में सुनते हैं कि कोई नॉर्थ इंडिया में अर्थक्वेक आया है एंड द एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, लेट अस से इट वाज इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में अगर एपीसेंटर है तो इसका मतलब न्यू दिल्ली के नीचे जो क्रस्ट है उस क्रस्ट में फोकस होगा और वहां से जो एनर्जी है वो जनरेट हुई होगी। इस फोकस को हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, और एपीसेंटर कौन सा पॉइंट है? जो कि क्रस्ट के ऊपर होता है, एग्जैक्टली अबव द हाइपोसेंटर। दिस इज योर अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक्स किन वजहों से आ सकते हैं, इसके बेसिस पे अर्थक्वेक्स के अलग अलग टाइप्स हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में होने वाली मूवमेंट्स की वजह से जनरेट होते हैं। फिर वोल्केनिक अर्थक्वेक्स हैं जो वोल्केनोज आने की वजह से अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। वोल्केनोज में जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वजह से अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। कोलैप्स अर्थक्वेक, किसी रीजन में माइनिंग की गई है या फिर बहुत ड्रिलिंग की गई है, टनलिंग की गई है बाय द ह्यूमंस, और इसकी वजह से जो क्रस्ट है वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स डन बाय ह्यूमंस, चाहे वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो या दूसरे एक्सप्लोजन्स हो जो काफ़ी हाई एनर्जी एक्सप्लोजन्स होते हैं, इसकी वजह से भी एनर्जी जो रिलीज हुई क्रस्ट के अंदर, अर्थक्वेक आ सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, नाउ दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक जो पूरे ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस की वजह से होती है। हम ह्यूमंस डैम्स बनाते हैं अलग अलग रिवर्स के ऊपर, और उन डैम्स के पीछे रिजर्वॉयर क्रिएट करते हैं। रिजर्वॉयर का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम रिवर के ऊपर डैम बनाएंगे तो पानी को जब हम रोकेंगे तो वो पानी डैम के पिछली साइड पे, डैम के बैकवर्ड साइड पे वो सारा जो वाटर है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिससे फॉर्मेशन होती है एक बहुत बड़े रिजर्वॉयर की। इस रिजर्वॉयर के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है जिसका वेट एक्स्ट्रा क्रस्ट के ऊपर पड़ रहा है, और किसी किसी रीजन में क्रस्ट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग कि वो इस इकट्ठे वाटर का जो रिजर्वॉयर है इसके वेट को संभाल पाए, और उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। इंडिया में ऐसा हो चुका है,
वेस्टर्न घाट्स के रीजन में महाराष्ट्र में कोयना रिवर के ऊपर हमने एक डैम बनाया। उसके डैम के पीछे कोयना रिवर का जो वाटर है वो इकट्ठा होकर रिजर्वायर के रूप में फॉर्म हुआ, और उस एक्स्ट्रा रिजर्वायर का जो वाटर है उसके वेट की वजह से अर्थक्वेक्स, बहुत बड़े अर्थक्वेक्स नहीं बट छोटे छोटे अर्थक्वेक्स हमको देखने को मिले नियर अबाउट दैट डैम। और रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटीज को बोल रहे हैं, रेजरवॉयर्स की वजह से आने वाले अर्थक्वेक्स हैं। और ये अर्थक्वेक सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में आते हैं जहां पे भी ह्यूमंस ने क्रस्ट के ऊपर कोई ऐसी फॉर्मेशन बना दी है जिसका बहुत सारा वेट है। क्लियर हो गया? तो ये हुई अर्थक्वेक्स की बात। अर्थक्वेक्स अब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड वो होते हैं टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर, क्योंकि अभी हमने जो टाइप्स देखी थी अर्थक्वेक्स की, इसमें से टेक्टोनिक टाइप ये सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स की कॉमन टाइप्स है। वोल्केनिक अर्थक्वेक्स तो तभी आएंगे जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होगा, और वोल्केनिक इरप्शन बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थ के ऊपर नहीं होते हैं, ऐसा हमें पता है। इस वजह से मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स विच वी ह्यूमंस ऑब्जर्व वो आ रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास के रीजन में, जिसके कारण ऑल दीज टेक्टोनिक प्लेट एरियाज जो पूरे पैसिफिक ओशन का बाउंड्री है, अर्थक्वेक्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री है स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयाज गोइंग साउथ ओवर द इंडोनेशियन आइलैंड्स एंड अरेबियन प्लेटू के आसपास का जो पूरा रीजन है, दिस एंटायर रीजन इज डोमिनेटेड बाय अर्थक्वेक्स, स्मॉल और लार्ज अर्थक्वेक्स जो हैं। लार्ज अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन बहुत छोटे छोटे अर्थक्वेक्स, ऐसे अर्थक्वेक्स जो हम ह्यूमंस शायद कई बार नोटिस भी नहीं कर पाते, ऐसे अर्थक्वेक्स बहुत सारे जो हैं इन सभी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे आते रहते हैं। क्लियर? सो आपको सबसे पहले अर्थक्वेक किस रीजन में आ सकता है, किस रीजन में नहीं आ सकता, वो अगर पता करना चाहिए तो वो आप कैसे पता करेंगे? यू विल लुक एट द नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज जो वहां पर लोकेटेड है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स को मेजर करते हैं दो स्केल से, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल से। रिक्टर स्केल जो है 1935 में इसको डिवाइस किया गया था, और इस अर्थक्वेक्स का, इस रिक्टर स्केल का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थक्वेक के अंदर से रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसको मेजर करके रिक्टर स्केल में हम अर्थक्वेक को एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, एंड दिस इज रिक्टर स्केल इज अ लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब है कि हर इंटीजर रेटिंग के ऊपर जो अगर हम 6 रिक्टर स्केल से 7 रिक्टर स्केल पर जा रहे हैं तो एक इंटीजर रेटिंग इंक्रीज हो गई, तो एक इंटीजर रेटिंग इंक्रीज होने पे 6 से 7 पर जाने पे 7 से 8 जा रहे हैं, द एनर्जी दैट इज रिलीज बाय द अर्थक्वेक इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 10 टाइम्स एनर्जी जो है लगभग इंक्रीज हो जाती है। तो यानी 4 रिक्टर स्केल का जो अर्थक्वेक है उसकी उसमें रिलीज हुई एनर्जी इज 10 टाइम्स द एनर्जी रिलीज्ड बाय रिक्टर 3 स्केल अर्थक्वेक। और अगर रिक्टर 8 का अर्थक्वेक है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो 10 टाइम्स एनर्जी होगी एज कंपेयर टू रिक्टर 7, 100 टाइम्स एनर्जी होगी एज कंपेयर टू रिक्टर 6। तो इस तरीके से हर एक इंटीजर रेटिंग पे एनर्जी 10 टाइम्स हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ energy it increases by a factor of 32 and amplitude increases by a factor of 10। एम्पलीट्यूड 10 फैक्टर से इंक्रीज होता है, एनर्जी आपकी 32 टाइम्स 32 फैक्टर से इंक्रीज होती है हर इंटीजर रेटिंग के बाद। इसके बाद मर्कली स्केल जो है वो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर करने के लिए है। अर्थक्वेक की वजह से होने वाला जो डैमेज है उस डैमेज के बेसिस पे हम अर्थक्वेक्स को अलग अलग रेटिंग देते हैं, 1 रेटिंग नॉट फेल्ट से लेकर के 12 रेटिंग तक जो कि एक्सट्रीम रेटिंग है। तो मर्कली स्केल इसकी लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यूज जो हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, फर्स्ट से लेके 12 तक यही रेटिंग में आपका मर्कली स्केल किसी भी अर्थक्वेक को मेजर करेगा। लेकिन आप रिक्टर स्केल की अगर बात करें तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा उतना ज्यादा रिक्टर स्केल की जो रेटिंग है वो आगे बढ़ सकती है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू दी वोल्केनोज एंड देयर एग्जांपल्स। डिफरेंट वोल्केनिक टाइप्स जो हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलती हैं वो वोल्केनिक टाइप्स के हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, और करेक्टली मैच्ड जो एग्जांपल्स हैं उनको हमें चूज करना है। जैसे कि देखो बोला गया डोरमेंट वोल्केनो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ लोकेटेड है? अफ्रीका में लोकेटेड है। ऐसे इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स दोस्तों आपको पता होने चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप काफ़ी सीरियसली अटेम्प्ट देना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी जो जनरल नॉलेज है अबाउट दी वर्ल्ड ऑल्सो इट हैज़ टू बी वेरी गुड। तो माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका में लोकेटेड है, अफ्रीका की हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट किलिमंजारो की है। फिर आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल दिया गया माउंट चिम्बोराजो, शील्ड वोल्केनो माउना किया एंड कैल्डेरा वोल्केनो आपको येलो स्टोन वोल्केनो बोला गया। अब अगर हम बात करें येलो स्टोन वोल्केनो, ये लोकेटेड है यूएसए में। मौना किया अगेन यूएसए में लोकेटेड है, यूएसए का जो हवाई स्टेट है, पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है हवाई आइलैंड्स, वहां पर आपका मौना किया है। एंड माउंट चिम्बोराजो जो है, माउंट चिम्बोराजो इज लोकेटेड इन दी एंडीज माउंटेन रेंजेस इन साउथ अमेरिका।
ठीक है, तो अब एग्जाम्पल्स कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ऑल दी एग्जाम्पल्स हियर आर करेक्टली मैच्ड, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन उससे पहले हम वोल्केनोज की बात कर लेते हैं। व्हाट आर वोल्केनोज? वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल, लावा, गैसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एश, इट कम्स ऑन टू द सर्फेस, और उसको हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। यानी कि क्रस्ट के इंटीरियर से मेंटल के अपर मोस्ट रीजन, जिसको हम बोलते हैं एस्थीनोस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको पता होनी चाहिए, एस्थीनोस्फेयर से निकलकर बहुत सारा जो मटेरियल है क्रस्ट पर जब आ जाता है थ्रू एन ओपनिंग, थ्रू अ वेंट, उसको हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। अब वोल्केनिज्म के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले एंडेसाइटिक वोल्केनिज्म। कुछ वोल्केनोज जो हमारी क्रस्ट के ऊपर इरप्ट होते हैं, दे आर हाईली एक्सप्लोजिव वोल्केनोज, काफ़ी एक्सप्लोजिव इरप्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिलीज हो जाती है, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में ही बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। टेंस और हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी एक वोल्केनिक इरप्शन में कुछ ही घंटों में रिलीज हो जाती है। तो ये हो गए हमारे मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोस, एंड इनको हम बोलते हैं एंडेसाइटिक वोल्केनिज्म। Why we are calling it endocytic? Because the lava which comes out of these kinds of volcanoes, this lava is very viscous, बहुत ही फ्लूइड लावा नहीं होता है, गाढ़ा जो है लावा होता है, यानी लावा जो है बहुत थिक होता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है, और उस लावा इसी वजह से, लावा थिक होने की वजह से ही प्रेशर बिल्डअप इस वोल्केनो में इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत सारी एनर्जी बहुत छोटे टाइम में रिलीज होती है एक्सप्लोजिव इरप्शन के तौर पे। दिस लावा इज ऑल्सो एसिडिक। एसिडिक का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में जो हम एसिड बेस पढ़ते हैं उससे आपको ये रिलेट नहीं करना है। एसिडिक होने का सिंपल मतलब है कि इस लावा के अंदर सिलिका का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, रिच इन सिलिका, एंड एसिडिक होता है आपका वोल्केनो। दीज आर योर एंडेसाइटिक वोल्केनोस। नेक्स्ट कम्स योर बेसाल्टिक वोल्केनोस वेयर एरप्टेड लावा इज हाईली फ्लूइड। लावा काफ़ी पतला है, यानी कि लिक्विड लावा है, बहुत फ्लूइड लावा है, बहुत लंबा डिस्टेंस है जो वो कवर कर लेता है छोटे टाइम में ही, एंड इट इज़ बेसिक बिकॉज इट इज़ पुअर इन सिलिका, एंड द इरप्शंस आर नॉट दैट एक्सप्लोसिव। इरप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। सो इफ़ यू लुक एट द डायग्राम्स गिवन हेयर, दिस काइंड ऑफ लावा फ्लो, जहां पर एक छोटे से वेंट से धीरे धीरे लावा जो है वो बाहर आता जा रहा है, प्रेशर भी जो है इस पूरे वोल्केनो का धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। तो यहाँ डिफरेंस आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। वोल्केनोस प्राइमरली आर ऑफ टू टाइप्स, एंडेसाइटिक और बेसाल्टिक। एंडेसाइटिक वोल्केनोस जो हैं आपको इंडोनेशिया में जो हमको देखने को मिलते हैं, इटली में जो हमको देखने को मिलते हैं, जो हमारे मन में वोल्केनोस की इमेज होती है कि एक वोल्केनिक कोन होगा, उसके ऊपर से बहुत तेजी से गैस, लावा और बाकी सारा मटेरियल इरप्ट हो जाएगा, वो होता है एंडेसाइटिक वोल्केनो। लेकिन एक वोल्केनो टाइप है बेसाल्टिक, जो अक्सर हम ह्यूमंस ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो बेसाल्टिक वोल्केनोस है ज़्यादातर ओशनिक एरियाज में, अंडर ओशंस होते हैं, इस वजह से हमारे मन में इमेज नहीं होती है बेसाल्टिक वोल्केनोस की। और इस वोल्केनो में बहुत क्वाइट इरप्शंस होते हैं, एनर्जी धीरे धीरे रिलीज हो रही है, लावा, मोल्टन मैग्मा जो भी कुछ है वो बहुत धीरे धीरे सरफेस पे आ रहा है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है नहीं रिलीज हुई, ह्यूमंस भी इसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोस बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। कितना इरप्शन कर रहा है वोल्केनो? तो एक टाइप होती है एक्टिव वोल्केनोस, जो फ्रीक्वेंटली इरप्शंस करते हैं, हर 1-2 साल में ये जो वोल्केनोस है इरप्ट हो जाते हैं। कुछ वोल्केनोस ऐसे भी हैं जो पूरा टाइम इरप्शन जिनमें होता रहता है, धीरे धीरे वो वोल्केनो से लावा निकलता रहता है। सो दीज आर योर एक्टिव वोल्केनोस। माउंट एरेबस जो एंटार्क्टिका में लोकेटेड है, वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। सबसे साउथ में जो एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है वो कौन सा है? माउंट एरेबस, ये उसकी इमेज है। इस वोल्केनो में पिछले कई सालों से इरप्शन जो है लगातार चले आ रहे हैं। माउंट स्ट्रोम्बली इटली में लोकेटेड है, माउंट वेसुवियस इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर, माउंट एटना इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर। ऑल ऑफ दीज आर एक्टिव वोल्केनोस। इन एक्टिव वोल्केनोस में जो मैग्मा चेंबर है, उनका जो वेंट है, उस वेंट के अंदर अभी भी मैग्मा भरा हुआ है। प्रेशर जब जब बिल्ट होता है, इन वोल्केनोस में इरप्शन होती है। इसके बाद आता है डॉर्मेंट वोल्केनोस, द वोल्केनोस वेयर द रिसेंट एक्टिविटी हैज नॉट हैपेंड। लास्ट के कुछ हजारों सालों में ये वोल्केनो जो है इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फ्यूचर में इरप्ट हो सकते हैं, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। सच काइंड्स ऑफ वोल्केनोज आर डॉर्मेंट वोल्केनोज, लाइक माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका, जो तंजानिया में लोकेटेड है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। माउना किया
विच इज़ इन दी हवाईन आइलैंड्स। हवाईन आइलैंड्स पे 4 वोल्केनोज हैं जो बेसिकली बड़े वोल्केनोज हैं जो हवाई आइलैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, मौना किया, मौना लोआ, और आपके 2 वोल्केनोज हैं। ऑल ऑफ दीज वोल्केनोज दे आर डॉर्मेंट वोल्केनोज, नॉट वेरी एक्टिव वोल्केनोज। इसके बाद आती है बात एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो वोल्केनोज हैं जो आज से कुछ मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक्टिव हुआ करते थे, उसके बाद वो डॉर्मेंट हो गए और अब जो है उसमें कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। नो वोल्केनिक एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर। उसको हम बोल रहे हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एंड माउंट चिम्बोराजो जो एक्वाडोर में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, दिस इज योर माउंट चिम्बोराजो, एंड वहां पर आपकी ये हमारे एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। क्लियर। इंडिया में भी आपको पता होना चाहिए कि 2 वोल्केनिक साइट्स हैं। दोनों वोल्केनिक साइट्स अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड हैं। इनमें से एक है हमारा नारकोंडम आइलैंड और एक है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है आपका बैरन आइलैंड, वाइल द नारकोंडम इज अ डॉर्मेंट वोल्केनो। और जो हमारा बैरन आइलैंड है, बहुत रिसेंटली अभी 1-2 साल पहले ही बैरन आइलैंड जो है वोल्केनो जो है वो इरप्ट भी हुआ था। तो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड इन योर अंडमान निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की दोस्तों बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, दे कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक शील्ड वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो, फ्लड बेसॉल्ट वोल्केनो, कॉनिकल, फिजर, कैल्डेरा, एश सिंडर एंड मिड ओशनिक रिजेस। और इस तरीके के जो वोल्केनोज हैं, ये जो सारी टाइप्स हैं, इन सभी टाइप्स का टर्म आपको पता होना चाहिए और बीच में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। जैसे कि फ्लड बेसॉल्ट प्लेटो, मिड ओशनिक रिजेस, फिजर वोल्केनो, दीज 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर बेसॉल्टिक वोल्केनोज। जहां अभी हमने देखा था कि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव वोल्केनोज नहीं होते हैं। एक्सप्लोजिव वोल्केनोज कहाँ हैं? हमारे कंपोजिट और स्ट्रैटो वोल्केनो। कैल्डेरा, कैल्डेरा क्या है? कोई वोल्केनो जब इतना एक्सप्लोजन से इरप्ट करे कि उसकी जो समिट है वो समिट कोलैप्स कर जाए, ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाए, दैट इज योर कैल्डेरा, आल्सो अ वेरी एक्सप्लोसिव वोल्केनो। एश सिंडर वोल्केनोज आर आल्सो एक्सप्लोसिव वोल्केनो, जिसमें बहुत सारा ऐश, बहुत सारी राख जो है, ऑक्सीडाइज्ड मेटल्स जो है वो बाहर निकल के आते हैं बहुत प्रेशर के साथ। सो दीज आर योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्केनोज, और इन सभी टाइप्स का जो एग्जाम्पल भी है आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नाउ let us come on question number 3, and this question is about Mount Etna. Mount Etna is one of the most active volcanoes in Europe. It is located in which of the countries? Italy, Albania, Sweden or Cyprus. All these 4 countries are part of the European continent. माउंट एटना जो है ये बहुत फेमस वोल्केनो है, बहुत एक्टिव वोल्केनो है। मेडिटरेनियन सी में ये जो माउंट एटना है आपका वोल्केनो लोकेटेड है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ योर इटली कंट्री। इटली जो कि मेडिटरेनियन के कोस्ट पे लोकेटेड, यूरोप के सदर्न पोर्शन में लोकेटेड एक कंट्री है, और इटली के अंदर बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज लोकेटेड हैं। अर्थक्वेक्स की तरह ही वोल्केनोज भी जो हैं वो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज के आसपास ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, एंड दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल्केनोज विच आर फाउंड नियर दी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, बट नॉट ऑल टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज। क्योंकि अगर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियन प्लेट की बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ हिमालयाज में कोई एक्टिव वोल्केनो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन यही जो आपका टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन है या बाउंड्री है वो साउथ में इंडोनेशिया की पूरी आर्क से होता हुआ गुजरता है, और इंडोनेशिया में भर भर के आपको वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली एनी काइंड ऑफ टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री जहां पर ओशंस इन्वॉल्व हैं, ओशनिक क्रस्ट इन्वॉल्व है, वहां पर वोल्केनोज की संभावना ज्यादा होती है। अगर मैं हिमालयस की बात करूं तो हिमालयस की जो टेक्टोनिक बाउंड्री है वहां पर साउथ में भी एक कॉन्टिनेंट है जिसको हम इंडियन सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और नॉर्थ में भी आपका यूरेशियन लैंड मास है। तो दोनों तरफ अगर कॉन्टिनेंट्स हैं तब आपको ज्यादा वोल्केनिज्म देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक साइड भी या दोनों साइड ओशनिक क्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर आपको वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। इसके साथ वर्ल्ड में अराउंड 20 हॉटस्पॉट्स हैं। ये हॉटस्पॉट्स जरूरी नहीं है कि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज पे ही लोकेटेड हो, दे कैन ऑल्सो बी लोकेटेड अवे फ्रॉम टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज, और इन हॉटस्पॉट्स के ऊपर भी आपको वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड सच अ हॉटस्पॉट इज ऑल्सो अ रियूनियन आइलैंड के ऊपर, रियूनियन हॉटस्पॉट, और इसी हॉटस्पॉट में जो वोल्केनिज्म होता है उसकी वजह से इंडियन ओशन में हमें सेशेल्स, मेडागास्कर के आसपास के जो दूसरे आइलैंड्स हैं, रियूनियन आइलैंड्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। और इसी हॉटस्पॉट की वजह से इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में, महाराष्ट्र के रीजन में जो ब्लैक सॉइल मिलती है, डेक्कन ट्रैप्स मिलते हैं, वो भी वोल्केनिक फॉर्मेशन से बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं। जब इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए आ रहा था एशियन कॉन्टिनेंट से टकराने के लिए, हम सबको पता है राइट कि इंडिया वाज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, कमिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन कॉन्टिनेंट, और टकराने के बाद हिमालयाज बने। तो उस जर्नी के टाइम
इस रियूनियन आइलैंड वाला जो हॉटस्पॉट है इसके ऊपर से इंडिया गुजरा था और इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में भी वोल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब ऐसी कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हमें पेनिनसुला जो है इंडिया का वहां देखने को नहीं मिलती है, राइट। सो ये हो गई हमारी वोल्केनोस की बात। अब जो वोल्केनोस इटली में लोकेटेड हैं, ये वोल्केनोस की लोकेशन आप याद कर लीजिए, देयर इज अ वेसुवियस वोल्केनो। वेसुवियस जो है इटली की मेन लैंड पे लोकेटेड है, कोस्टल एरियाज के पास आपका वेसुवियस वोल्केनो लोकेटेड है। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली, Volcano, this is also a volcano's name, and Etna. These three volcanoes are active volcanoes located in the Mediterranean Sea. और ये सारे एक्टिव वोल्केनोज जो हैं वो इटली कंट्री में ही लाई करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड रिसेंटली भी ये जो हमारा एटना है, वेसुवियस है, कुछ महीनों पहले भी इरप्ट हुए थे, तो इस कारण ये करंट अफेयर्स में रहने की वजह से भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद बात आती है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी फोर्सेस या प्रोसेस जिम्मेदार है? सेस्मिसिटी, सेस्मिसिटी मतलब अर्थक्वेक्स। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग का मतलब क्या हुआ? टेंसाइल फोर्सेस, जो अभी हमने बात की थी कि क्रस्ट दो अलग अलग हिस्सों में खींची जाएगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इससे हमारी फॉल्टिंग जो है, फॉल्टिंग का ये प्रोसेस होता है और इससे रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन सी सर फोल्डिंग, फोल्डिंग में क्रस्ट का हिस्सा जो है वो एक तरफ आकर कंप्रेस हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन। और ये फोर्सेस ऑफ जो कंप्रेशन है इसकी वजह से फोल्ड माउंटेन रेंजेस की फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक अवर हिमालयाज। देन कम्स वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म और सेस्मिसिटी से रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन नहीं होती है। रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉल्टिंग, फॉल्टिंग की वजह से, टेंसाइल फोर्सेस की वजह से आपके रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है। तो एक बार फटाफट हम इन स्लो मूवमेंट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। हमने अर्थक्वेक को रिवाइज कर लिया, हमने वोल्केनिज्म को रिवाइज कर लिया, सडन प्रोसेसेस जो थे, कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेसेस थे, उनको हमने रिवाइज कर लिया। अब बात करते हैं एपिरोजेनेटिक फोर्सेस की, विच आर अ डायोस्ट्रोफिक फोर्स, धीरे धीरे काम करने वाली फोर्स है। एपिरोजेनिक में आपकी जो फोर्स है वो आइदर अपलिफ्ट करेगी या सब्सिडेंस करेगी, क्रस्ट ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, जब अर्थ के ऊपर लास्ट आइस एज थी, यानी कि अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो पूरा हेमिस्फेयर बर्फ से ढका हुआ था, ग्लेशियर से ढका हुआ था, तो ये जो आइस का वेट था, यू कैन सी, इस आइस के वेट की वजह से क्रस्ट कुछ जगहों पर नीचे की तरफ सब्सिडेंस हो गया था और कुछ रीजन्स अपलिफ्ट हो गए थे। दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ वेट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस और स्नो लोकेटेड ओवर द क्रस्ट। लेकिन जब वो आइस एज खत्म हुई, धीरे धीरे वो सारा ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ये जो लोड था क्रस्ट के ऊपर, ये लोड खत्म हो गया, और ये लोड खत्म होने के साथ ही क्रस्ट हैज स्टार्टेड टू अपलिफ्ट। पहले सब्सिडाइज हुई, फिर अपलिफ्ट हुई, और ये जो अपलिफ्ट होता है ये बहुत शॉर्ट अपलिफ्ट नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक अपलिफ्टमेंट जारी रहता है। और ये अपलिफ्टमेंट लास्ट आइस एज को खत्म हुए 10,000 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के एशियन, यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के पार्ट्स जो हैं वो अभी भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर्स के वेट के कम होने के बाद धीरे धीरे जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ आ रही है। दिस इज योर एपिरोजेनिक फोर्सेस। एपिरोजेनिक फोर्सेस विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का रेडियस जो है वो इस तरीके का है, और कोई भी फोर्स जो क्रस्ट पे ऊपर नीचे की तरफ एक्ट करती हो, यानी कि सेंटर की तरफ या सेंटर से अवे एक्ट करती हो, तो वो हमारी फोर्सेस जो हैं अपलिफ्ट की या सब्सिडेंस की, वो दोनों आपके एपिरोजेनिक फोर्सेस हैं। एपिरोजेनिक फोर्सेस से कॉन्टिनेंट्स बन सकते हैं, क्योंकि क्रस्ट के कुछ हिस्से ऊपर उठ जाएंगे, कुछ हिस्से नीचे चले जाएंगे, तो वहां पर आपके सीज, ओशंस बन सकते हैं। लेकिन एपिरोजेनिक फोर्सेस बहुत स्लो हैं। इसके बाद आती है हमारी ओरोजेनिक प्रोसेसेस, जो कि हॉरिजेंटल मूवमेंट्स हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स नहीं है, अर्थ की क्रस्ट के पैरेलल होने वाली मूवमेंट है, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर। तो सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोल्ड्स यानी कि कंप्रेशन के फोर्सेस व्हेन क्रस्ट इज बीइंग पुश्ड टुगेदर, तो ये इस तरीके के फोल्ड्स बनते हैं, और इन फोल्ड्स को हम फोल्ड माउंटेन के तौर पे देख सकते हैं। सिमिलरली जब क्रस्ट के दो हिस्से ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करेंगे तो उसको हम बोल रहे हैं टेंसाइल फोर्सेस, और टेंसाइल फोर्सेस की वजह से फॉल्ट क्रिएट होते हैं, क्रस्ट में क्रैक्स क्रिएट होते हैं, और बीच में आपकी रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन हो सकती है। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट जिसकी फॉर्मेशन हुई है बिकॉज द टू क्रस्ट ब्लॉक्स और क्रस्टल पार्ट्स दे वर पुल्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो उस टाइम पर हमारी रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है। सो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स, ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं। Rift Valley and your block mountains, they are formed because of your tensile forces. Tensile means your
ब्रेकिंग अवे फोर्सेज एंड नॉट फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेसिव फोर्सेज से बनता है आपका फोल्ड माउंटेन रेंजेस, राइट? सो फोल्ड माउंटेन रेंजेस, any kind of fold in the crust is being created because of compressive tangential endogenic forces, and faults and rifts, they are being created because of your tensile एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ये हमारी सारी एंडोजेनेटिक फोर्सेस की रिवीजन की बात हुई। Now look at the question number 5, and this question is about different kinds of landforms and their genetic agent. Genetic agent का मतलब वो agents जिसकी वजह से ये landforms बने हैं। जैसे peneplain is formed because of running water, moraines को बोला गया है is formed because of winds, and stalactites is formed because of glaciers। तो यहाँ पर correctly matched pair अगर हम identify करेंगे तो सिर्फ जो first pair है इट इज करेक्टली मैच्ड, रेस्ट ऑफ द टू पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। मोरेन्स बनते हैं ग्लेशियर्स की वजह से, और स्टैलेक्टाइट बनता है बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ वाटर, नॉट नेसेसरली ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर से भी स्टैलेक्टाइट की फॉर्मेशन हो सकती है। ग्लेशियर्स की वजह से स्टैलेक्टाइट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो एक बार हम इन सभी लैंडफॉर्म्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लूवियल इरोजन लैंडफॉर्म्स, वाटर यानी रनिंग वाटर, स्ट्रीम्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेक्स, ब्रूक्स, जो पानी का मूवमेंट है उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनेगी, इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनेगी, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले रिवर वैली, पॉट होल्स, वाटरफॉल्स, ये सारे जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं वो क्यों बने? बिकॉज रनिंग वाटर की वजह से जो क्रस्ट है उसको धीरे धीरे करके काटा गया, उसको तोड़ा गया, और रिवर वैली, पॉट होल्स या वाटरफॉल्स बनाए गए। इसी तरीके से फ्लूवियल इरोजन में हमारा मिएंडर और ऑक्सबाउ लेक की फॉर्मेशन भी होती है। जब भी कोई रिवर प्लेन एरियाज में ट्रैवल करने आती है तो ये वेव लाइक बेंड्स की फॉर्मेशन होती है। इन बेंड्स को हम बोल रहे हैं मिएंडर्स, और कई बार ये जो बेंड्स हैं वो टूट के ब्रेक अवे होकर के एक ऑक्सबाउ लेक की फॉर्मेशन करते हैं। सो मिएंडर्स एंड ऑक्सबाउ लेक्स, दे आर अगेन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रनिंग वाटर, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूवियल इरोजन लैंडफॉर्म में पेनेप्लेन की और रिवर टेरेसेस की। पेनेप्लेन क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया जो कि रनिंग वाटर की वजह से उसको इरोड कर करके प्लेन बना दिया गया। अगर मैं पेनेप्लेन का एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो राजस्थान में हमारी अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स की फॉर्मेशन आज से 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले हुई थी, लेकिन अरावली हिल्स उस टाइम पर 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो अरावली हिल्स थी वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड हिल्स थी। जितनी हाइट अभी हिमालयास की है उससे ज़्यादा हाइट अरावली की कुछ पीक्स की हुआ करती थी। लेकिन अब अगर आप अरावली रेंजेस को देखेंगे तो कुछ जगहों पे ही हिल्स के फॉर्म में आपको अरावली रेंजेस दिखती हैं। राजस्थान में कहीं भी ऐसी कोई हाई माउंटेन रेंज आपको देखने को नहीं मिलती। एक्चुअली अरावली जो है वो दिल्ली से स्टार्ट होकर के गुजरात तक जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो माउंटेनस कैरेक्टर है, हिली कैरेक्टर है, वो हमें बिल्कुल गुजरात राजस्थान के बॉर्डर के पास देखने को मिलता है, जहां पर माउंट आबू जैसी लोकेशंस हैं। बाकी जो पूरा अरावली का हिस्सा है, चाहे वो नॉर्दर्न राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा का मेवात, नू, गुड़गांव का रीजन हो, चाहे वो दिल्ली का रीजन हो, कहीं भी आपको बहुत ज्यादा हाई हिल्स देखने को नहीं मिल रही हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनेप्लेन because this high mountain range was eroded over and over by running water, और उस रनिंग वाटर की वजह से ये अरावली की पूरी जो रेंज है प्लेन एरियाज में कन्वर्ट हो गई है। कहीं कहीं कुछ आपको हिल्स देखने को मिलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं पेनेप्लेन। देन कम्स योर रिवर टेरेस। रिवर टेरेस का मतलब रिवर जब भी प्लेन एरियाज में फ्लो करती है तो वो एक वैली बनाती है। तो वैली जो है वो टेरेसेस की फॉर्म में होती है, स्टेप्स की फॉर्म में होती है, एंड दिस स्टेप लाइक बाउंड्री ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवर कोर्स इज योर रिवर टेरेस, फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ रिवर इरोजन। फिर अलग अलग तरीके के ड्रेनेज पैटर्न हैं, चाहे वो डेंड्राइटिक हो, रेक्टेंगुलर हो, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न हो, पैरेलल, एनुलर, सेंट्रिपिटल, all these different kinds of drainage patterns, the shape of different rivers, it is also because of fluvial erosion. then fluvial deposition की वजह से रिवर्स जो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करके लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले एलुवियल फैंस एंड कोन्स। जब भी रिवर्स किसी माउंटेनस रीजन से उतर कर प्लेन्स रीजन में आती हैं, जैसे हिमालय से उतर करके अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें, रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ऑल देयर ट्रिब्यूटरीज, दे ओरिजिनेट इन हिमालयाज एंड दे कम टू दी प्लेन एरियाज। प्लेन एरियाज में आते ही वो अपना काफ़ी सारा सेडिमेंट एक जगह पर छोड़ देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं, और उससे हमारे एलुवियल फैंस एंड कोन्स बनते हैं। नेचुरल लीवीज की भी फॉर्मेशन ऐसे होती है कि रिवर्स के कोर्स के बाउंड्री पे बहुत सारा सेडिमेंट आकर के डिपॉजिट हो जाता है, और वो एक वॉल की तरह काम करता है, रिवर के चैनल को एक कन्फाइन करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लेवीज। देन कम्स योर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म लाइक डेल्टास एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टास। डेल्टास भी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि रिवर्स बहुत सारा सेडिमेंट लाकर वहां पर डिपॉजिट कर रही हैं।
इसके बाद मरीन लैंडफॉर्म्स विच आर मेड बिकॉज ऑफ द मरीन वेव एक्शन। ओशंस में जो वेव्स आती रहती हैं उनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, लाइक आर्चेस, स्टैक्स, नॉच, केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मरीन लैंडफॉर्म्स। डेपोजिशन की वजह से आपका बीच बनता है। बीच में आप देखते हैं कि बहुत सारी सैंड है। दैट सैंड कहाँ से आई? वो सैंड आ रही है आपके ओशंस से। जो मरीन वेव्स आ रही हैं वो धीरे धीरे ला करके सैंड को डिपॉजिट कर रही हैं। इसी वजह से बीचेस की फॉर्मेशन हुई, टोम्बोलोस की फॉर्मेशन हुई। टोम्बोलोस आर नैरो स्ट्रेचेस ऑफ बीचेस जो ओशंस की तरफ एक्सटेंड होते हैं। बैरियर स्पिट, लगून, बे बैरियर, वेव बिल्ट सरफेस, वेव बिल्ट टेरेस, all these different kinds of landforms, they are made because of your marine wave action. नेक्स्ट अप इज योर ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। ग्लेशियर्स के द्वारा किया गया इरोजन और डेपोजिशन। ग्लेशियर्स की वजह से वैलीज बनती हैं, ट्रोज बनते हैं। ट्रोज एंड वैलीज दे आर बेसिकली द सेम थिंग, जो कि ग्लेशियर्स के इरोजन की वजह से माउंटेनस एरियाज में जो वैलीज बन रही हैं उनको हम बोल रहे हैं वैलीज और ग्लेशियल ट्रोज। देन एरेटे, सर्कीज, पैटरनोस्टर लेक्स, हॉर्न एंड टॉर्न, ऑल दीज आर मेड बिकॉज ऑफ योर ग्लेशियर इरोजन्स ऑफ माउंटेन्स। वहीं ग्लेशियर्स के द्वारा जब डेपोजिशन किया जाता है तो उससे भी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जैसे मोरेन्स, लेटरल मोरेन्स ग्लेशियर्स के बिल्कुल बाउंड्रीज पे, साइड्स में। मीडियल मोरेन ग्लेशियर्स के बीच में जो डेपोजिशन होती है छोटे छोटे डबरी की। एंड टर्मिनल मोरेन ग्लेशियर्स का जहां माउथ है, जहां एंड है, वहां पर जो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं, दे आर योर टर्मिनल मोरेन्स। इसके अलावा ड्रमलेन, मेल्ट वाटर स्ट्रीम, कैटल लेक, आउट वॉश प्लेन, ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, दे आर बीइंग मेड बाय द डेपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ ग्लेशियर्स। इसी ग्लेशियर्स के द्वारा जो टर्मिनल मोरेन या मीडियल मोरेन बनी है, यही मोरेन जो है आपकी ग्लेशियल लेक्स को भी रोकने का काम करती हैं। रिसेंटली भी न्यूज़ में हमने काफ़ी देखा है कि उत्तराखंड के कुछ रीजन्स में फ्लैश फ्लड आए। वो फ्लैश फ्लड क्यों आए? क्योंकि ग्लेशियर्स का द्वारा जो बनी हुई लेक्स थी, वो लेक्स बहुत उन लेक्स की जो बाउंड्री है, जो वॉल है, वो ब्रीच हो गई और बहुत सारा लेक्स में जो वाटर स्टोर्ड था वो बहुत तेज़ी से वैलीज में आके बहने लगा और उससे ह्यूमन लाइव्स एंड प्रॉपर्टी का हमें नुकसान हुआ है। सो ऑल दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दे आर मेड बाय द ग्लेशियर्स। इसके बाद बात करते हैं एरिड इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। यूजुअली ड्राई एंड एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में वाटर या विंड की वजह से, इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं, दे आर एरिड लैंडफॉर्म्स लाइक बैडलैंड्स। चंबल रिवर वैलीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब एरिड एरियाज में रिवर्स की वजह से इरोजन हो जाता है और लैंड में बहुत सारे कटान हो जाते हैं, बहुत सारे जो गड्ढे हो जाते हैं, फर्टाइल टॉप सॉइल का इरोजन हो जाता है, दैट इज योर बैडलैंड। सिमिलरली प्लायास, bajadas, alluvial fans, all these different landforms, they are made by again rivers flowing water in your arid regions. विंड इरोजन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है एरिड रीजन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कमी होने की वजह से विंड का एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक मशरूम रॉक्स, ज़्यूगन्स, डेमोसिलिस, यार्डांग्स, ऑल दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, दे आर मेड बिकॉज ऑफ इरोजन बाय विंड। और इसी की वजह से बॉटम साइड जो इन रॉक्स का है वो ज़्यादा तेज़ी से इरोड होता है, क्योंकि विंड्स किसी भी सेडिमेंट को कैरी करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाइट तक कैरी नहीं कर सकते। सरफेस से कुछ फीट ऊपर तक ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर बीइंग कैरिड बाय विंड, जो कि रॉक्स के बॉटम पार्ट को ज़्यादा तेजी से इरोड करने का काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है एरिड लैंडफॉर्म्स में डेपोजिशन की, जिसमें हमारे सैंड ड्यून्स हैं, बारचान्स हैं, लेस है, रिपल मार्क्स हैं। दीज आर योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैंड ड्यून्स। Depending upon the direction of wind, depending upon the intensity or strength of the wind, these are the different kinds of dunes which are depositions of sand in the arid areas, जो कि arid landforms में काउंट होते हैं। इसके बाद कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। कार्स्ट लैंडफॉर्म्स ऐसी जगहों पर बनती हैं जहां पे लाइमस्टोन रॉक्स या कार्बोनेट रॉक्स की ज़्यादा डोमिनेंस हो, और ये जो रॉक्स हैं वाटर के संपर्क में आने से, वाटर के कांटेक्ट में आने से धीरे धीरे वाटर के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, और ऐसी लैंडफॉर्म्स को हम बोलते हैं कार्स्ट लैंडफॉर्म्स। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट, दिस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स जो कि आपको केव्स के रूफ से नीचे आता हुआ मिनरल दिखता है, केव के फ्लोर में ऊपर की तरफ उठते हुए कॉलम्स दिखते हैं। ऑल दीज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दे आर मेड बाय द डेपोजिशन एक्टिविटी ऑफ वाटर इन द लाइमस्टोन डोमिनेटेड रॉक्स। इसी तरीके से केव्स की फॉर्मेशन होना, स्वॉलो या सिंक होल की फॉर्मेशन होना, क्लिफ्स की फॉर्मेशन होना, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स की फॉर्मेशन होना, ऑल दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ योर कार्स्ट डेपोजिशन। व्हेनेवर देयर इज एन एरिया जहां पर वाटर सॉल्यूबल रॉक्स
ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं, वहाँ पर पानी के एक्शन की वजह से ये सारी लैंडफॉर्म्स हमारी क्रिएट होती हैं, राइट? सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये स्थापना का सेशन हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि कम से कम टाइम में हम सारी जियोमॉर्फिक फोर्सेस को धीरे-धीरे करके रिवाइज़ कर लें और इस रिवीजन से हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जियोस्ट्रॉफिक फोर्सेस, वो हमारा पूरे तरीके से तैयार हो जाए। सो लेट अस कंक्लूड आवर सेशन नाउ। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।